Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Brains. So students, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा जो चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 होगा. अभी और कमिंग पार्ट्स हैं. इस पार्ट में सारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट नहीं होंगे. ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है. नहीं, ये जो हमारे अभी पार्ट्स हैं और भी आएंगे. ये जो हमारा पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम पढ़ चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगे. अब एक कंक्लूडिंग पार्ट हमारे पास में आ चुका है. दैट मीन्स हमें जो है अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंट. देखो हमारा चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा कि एनवायरमेंट होता क्या है. राइट, सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे हम बोलेंगे कॉमन सा जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता था वो पूछा गया. दैट इज व्हाट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स? एनवायरमेंट हमारा सराउंडिंग है. राइट, हम जहां रह रहे हैं वो एनवायरमेंट है. एनवायरमेंट वो एक हम बोलेंगे एक वो जगह है जहां पर हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं. ठीक है, एनवायरमेंट में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे. ठीक है, मतलब कि आपको लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों मिलते हैं और दोनों का होना जरूरी है इफ हम जो है एक लाइफ यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो. राइट, सो एनवायरमेंट आपका क्या शो कर रहा है आपको कि एनवायरमेंट इज योर सराउंडिंग. जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, सबको मिलाकर एनवायरमेंट बनता है. ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो हम देख लेते हैं. सो एनवायरमेंट रिफर्स टू ऑल दी सराउंडिंग्स व्हिच हैव एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइव्स. ठीक है, it is the sum total of the surroundings and resources that affect our existence and quality of life. ठीक है, environment जो है वो हमारी पूरी सराउंडिंग है. environment की अगर हम एक दूसरी डेफिनेशन भी देखें और जिसमें कि बहुत ही सिंपल वे में जिसमें हमें सब कुछ समझ में आ सकता है, अगर हम वो डेफिनेशन देखें तो environment क्या है? it is totality of all planetary resources. right, ये क्या है? environment क्या होता है? total planetary resources, totality of all planetary resources. planetary मतलब कि क्या? हमारा जो पूरा planet है, जो अर्थ है, अर्थ में जितने भी resources हैं वो सब कुछ क्या है? environment है. ठीक है, तो environment is nothing but our surrounding. ये जो मेरा surrounding है ये क्या है? ये मेरा environment है. okay, so it is the sum total of the surrounding and resources that affect our existence and quality of life. ठीक है, ये वो पूरे सराउंडिंग को सम टोटल है या फिर पूरा जो वो रिसोर्सेज का सम टोटल है जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को या हमारी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारी लाइफ पर अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा. अगर सनलाइट है तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. राइट, हमारी लाइफ के लिए सनलाइट जरूरी है. सनलाइट क्या है? हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. ठीक है, तो एनवायरमेंट में आपको क्या लेना है? वो सारी चीजें, वो सारे रिसोर्सेज जिसका इफेक्ट हमारी लाइफ पर होता है, हमारे एग्जिस्टेंस पर होता है. ओके, इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. ओके, बायोटिक क्या होता है? बायोटिक को अगर हम स्प्लिट करें तो ये दो वर्ड्स में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं. दैट इज बायो एंड इक. ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और इक का मतलब होता है लाइक. ठीक है, सो बायोटिक इज नथिंग बट लाइफ लाइक एलिमेंट्स. ठीक है, बायोटिक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, बायोटिक फैक्टर्स बोल रहे हैं, तो ये हो गए लाइफ लाइक एलिमेंट्स. दैट मीन्स जिनके ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे थिंग्स, ऐसे आइटम्स जिसमें कि लाइफ हो, वो होते हैं आपके बायोटिक एलिमेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, और अबायोटिक फैक्टर्स क्या हो गए? बायोटिक के अपोजिट. राइट, आ गया उसमें तो वो उसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया. दैट इज अबायोटिक इज नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग आइटम्स. ठीक है, तो एनवायरमेंट में बायोटिक एलिमेंट्स भी हैं और अबायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड ऑल द लिविंग क्रिएचर्स लाइक
प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। बायोटिक में क्या हुआ, ऑल लिविंग क्रिएचर्स आए, while abiotic factors include all non-living things like air, water, land, etc. ठीक है, that are provided free of cost by nature. ये जो abiotic elements है ये nature हमें free of cost provide कर रहा है, right? ये जो land है, water है, air है, ये nature ने तो हमें free of cost ही provide किया है, right? तो ये दो एलिमेंट्स होते हैं और दोनों का होना जरूरी है एनवायरमेंट में। जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स है, उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है अगर अबायोटिक फैक्टर्स ना हो तो, ठीक है। तो दोनों का होना जरूरी है, ओके। सो आई होप कि ये जो हमारा बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा जो हमारा क्वेश्चन था कि एनवायरमेंट क्या है, यह आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। What happens when the rate of resource extraction exceeds that of their regeneration? ठीक है, क्या होगा जब जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का वो उसके रीजनरेशन से ज्यादा हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रीज का, ठीक है। ये जो ट्रीज है ये क्या है, ट्रीज अगर हम बोले तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हैं ट्रीज, बिकॉज अगर हमने एक ट्री को कट किया, ओके, और वहीं अगर हम एक ट्री को सो कर रहे हैं, उसको प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, हमने जो है ट्री के लिए सीड डाला है तो वो ग्रो करेगा, राइट, वो वापस रीजनरेट हो सकता है ना, रीजनरेशन पॉसिबल है, जो ट्री है उसका रीजनरेशन पॉसिबल है। लेकिन अब अगर मेरा जो ट्री कट करना है या जो ट्री का यूसेज है वो अगर मेरा ज्यादा है उसके रीजनरेशन रेट से, तो क्या होगा, जैसे कि मेरे पास में यहां पर मान लीजिए हमारे पास में 5 ट्रीज है, ठीक है, वी हैव 5 ट्रीज, ये 5 ट्रीज हैं। अगर मैंने इन 5 ट्री को कट कर दिया, अब इन 5 ट्री की जगह पे अगर मैं इन्हें कट कर रही हूं, अगर कोई भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैं उन्हें कट कर रही हूं, तो एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरा क्या पर्टिकुलर इसके लिए एक्शन होना चाहिए कि मैंने 5 ट्रीज अगर कट किए हैं तो एटलीस्ट 5 ट्रीज जो हैं वो मैं और किसी प्लेस पर ग्रो जरूर करूं, राइट, एटलीस्ट बोल रही हूं, वैसे तो 5 के हमें 10 कर देने चाहिए ग्रो, लेकिन कम से कम अगर 5 मैं कट कर रही हूं तो 5 मुझे क्या करना है, ग्रो भी करना है, ओके। अब मान लीजिए ये जो ट्रीज मैं कट कर रही हूँ बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज हैं, बहुत ही हम बोलेंगे वैल्यूएबल ट्रीज हैं, लेकिन मुझे उस लैंड की जरूरत थी तो मैंने इन्हें कट किया, और क्योंकि मैंने इन्हें कट किया है तो मैंने जो है ट्रीज सो भी किए एक दूसरे प्लेस ऑफ लैंड पर, ठीक है। यहां पर जो है मैंने 10 to 15 ट्रीज जो है वो सो कर दिए, ठीक है, मतलब कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी जो है निभाई कि मैं अगर इतना कट कर रही हूं तो मैंने इतने सो कर दिए। लेकिन जो ये मैंने ट्रीज सो किए हैं उन्हें ग्रो होने में टाइम लगेगा, राइट, इतने बड़े बड़े ट्रीज बनने में उन्हें टाइम लगेगा। मान लीजिए कि इन्हें जो है 5 to 6 years लगेगा वापस इतने बड़े ट्री बनने में, ठीक है। अब इसी वे में जो है अगर मैं इनका एक्सट्रैक्शन ऐसे ही मैं जो हूँ ट्रीज का एक्सट्रैक्शन करती जाऊं, उनका जो वापस रीजनरेशन है उससे ज्यादा, तो क्या होगा, हमारी कंट्री में उसका क्या इफेक्ट होगा, हमारे पास में ट्रीज की स्केर्सिटी आ जाएगी, राइट, ग्रीन प्लेसेस की ट्रीज की क्या क्रिएट हो जाएगी, स्केर्सिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट, मतलब कि अब काफी हमें कमी देखने को मिलेगी। ट्रीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके लिए, सिर्फ ट्री ही नहीं जो सारी चीजें सब कुछ जरूरी है, ठीक है। अब ट्रीज जो है अगर वो हमने उतनी स्पीड से रीजनरेट नहीं हुए जितनी स्पीड से मैंने उनको एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो ट्रीज की नहीं होने की वजह से जो एक प्योर या आई शुड से क्लीन एयर है वो हमें नहीं मिलेगी, राइट, CO2 का जो एग्जैक्शन है वो ज्यादा बढ़ेगा, राइट, CO2 की जो क्वांटिटी है हमारे एनवायरनमेंट में वो इंक्रीज हो जाएगी, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो O2 है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, ठीक, डिफॉरेस्टेशन हुआ तो उसकी वजह से रेन पर उसका इफेक्ट होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन पर इफेक्ट होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्लड्स ऑकर होने की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक, वो जो लैंड जहां से हमने कट किए वो लैंड की जो क्वालिटी है
वो डिटोरिएट हो जाएगी, सॉइल इरोजन है वो हो जाएगा, राइट, बिकॉज इतने बड़े ट्रीज हैं तो इनकी जो रूट्स हैं वो भी काफी जो है स्प्रेड हो रखी होगी ना ग्राउंड में, तो ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पर जो हमने स्मॉल स्मॉल ट्रीज जब तक ये बड़े होंगे तब तक के लिए क्या होगा, राइट, तब तक के लिए ये जो सारी चीजें, ये जो सारी प्रॉब्लम है वो ऑकर होती रहेगी। तो अगर हमारा जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो रीजनरेशन रेट से ज्यादा अगर है तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होंगी, ठीक है। ये एक मैंने आपको ट्री का एग्जाम्पल दिया। अब अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो फिशेस का, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है जो फिश है उसका। तो ये जो फिश है स्टूडेंट्स, इसके अगर हम इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसके रीजनरेशन रेट से ज्यादा, फिश भी रीजनरेट हो सकती है, ह्यूमन बीइंग्स है रीजनरेट हो सकता है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारा ही रीजनरेशन बताएगा, ठीक है। तो अगर फिश का जो एक्सट्रैक्शन है वो मैं उसके रीजनरेशन रेट से ज्यादा करूंगी तो फिश की जो है वो कमी हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर जो वाटर बॉडी होगा, जो एक्वाटिक हम जिसमें से भी जो फिश है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पर फिश की स्कैरसिटी आई, एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। अगर आपको इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखना है तो जरूरी है कि यहाँ पर जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है उसमें से हम किसी भी स्पीशीज को बाहर नहीं जाने दें, मतलब कि उसको एक्सटेंड ना होने दें। तो अगर हमारा जो ये एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा रहेगा, उसके रीजनरेशन से ज्यादा होगा, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन हमेशा रेट ऑफ रीजनरेशन से कम होना चाहिए, ओके। ना उसे अगर सिस्टमैटिकली लिखने की बात आती है तो उससे आप कैसे इस आंसर को पूरा नोट डाउन करने वाले हो ये समझ लीजिए। आई होप सो वैसे कि इसका जो पूरा बाकी का नॉलेज है ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, ओके। सो एनवायरनमेंट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस बट इट्स एसेंशियल फंक्शन ऑफ सस्टेनिंग लाइफ कैरीज मच सिग्निफिकेंस, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये जो फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट है ये हम लोगों ने पढ़े भी हैं, तो मैं एक एक फंक्शन को रिपीट नहीं कर रही हूँ, आई होप सो कि आप लोगों को याद होंगे। तो जो एनवायरनमेंट है वो सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें से एक जो मेन फंक्शन है वो क्या है, लाइफ को सस्टेन कर पाना, राइट। जो लाइफ है वो पॉसिबल है बिकॉज एनवायरनमेंट है, तो लाइफ को सस्टेन करना, लाइफ को सस्टेन कर पाना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनवायरनमेंट का। Environment provides us with life supporting elements like sunlight, soil, water and air, ठीक है। Environment जो है वो हमारे life supporting elements हमें जो है उसके साथ में प्रोवाइड, मतलब कि वो हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि सनलाइट हुआ, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ठीक है। ये सब आपके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। इनके अलावा, इनके बिना जो है आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इनमें और भी आप XYZ एक्सेट्रा ऐड कर लीजिएगा, ये कुछ सिर्फ एन एग्जाम्पल के लिए जो है ये कुछ दो चार आपको बताए हमने, ठीक है। On extracting resources at a more rapid pace than its regeneration, the carrying capacity of the environment reduces, leading to the failure of its life-sustaining function, ठीक है। इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि आपके जो फोर्सेस है, आपके जो एक्शंस है वो किस रेट तक जो इन्वायरमेंट है वो कैरी कर सकता है। आप अगर हमारे जो भी एक्शंस है वो इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी के अंदर अगर होंगे तो इन्वायरमेंट जो है वो सारे रिसोर्सेस को रीजनरेट भी कर पाएगी। लेकिन अगर ये कैरिंग कैपेसिटी के बाहर होगा तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारी जो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है उसका वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। This results in environmental crisis, one of the common problem faced by almost all the countries of the world, ठीक है। और जब हमारी जो सारा एक्सट्रैक्शन वगैरह है या जो हमारे सारे एक्शंस है वो अगर इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी के बाहर अगर जा रहे हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होगी कि जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, राइट, कि इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो डिग्रेड हो रही है, जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, या इन्वायरमेंट जो है वो हमें क्लीन नहीं मिल रहा है, ये सारे जो क्राइसिस है ये जनरेट हो जाएंगे। और ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो ऑलमोस्ट सारी कंट्री फेस कर रही है, ओके। इस वर्ल्ड में, इस अर्थ के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सब जो है इस पर्टिकुलर इशू से गुजर
गुजर रही है या एक ये उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है अब वो उतना क्लीन एंड ग्रीन हमें नहीं मिल रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस ओनली। जो हम लोग हैं, हम लोग इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा रेट से कर रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स रीजनरेशन, ठीक है। तो ये जो है हमें एक्सट्रैक्शन और रीजनरेशन का जो रेट है वो मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा उसका, ठीक है। सो आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। Classify the following into renewable and non-renewable resources, ठीक है। हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है इन्हें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स? वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू के एबल हो, ठीक है। इस रिन्यूएबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज न्यू एंड एबल। ऐसे रिसोर्सेज जो कि एबल हैं, जिनमें वो एबिलिटी है कि वो रिन्यू हो सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में कुछ 6 एलिमेंट्स गिवन है जिन्हें हमें बताना है कि इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से एंड नॉन रिन्यूएबल कौन से। ट्रीज क्या है स्टूडेंट्स? ट्रीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप उसे रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप जो हो और ट्रीज को सो करते जाओ, वो और ज्यादा ग्रो होते जाएंगे, ठीक है। मतलब कि इनकी जो ट्रीज की लाइफ है वो खत्म नहीं होगी, बस वो अगर हमारे एक्शंस की वजह से खत्म हुई तो वो चीज अलग है, बट अगर हम उन्हें सो करते रहेंगे तो ट्रीज जो है वो तो ग्रो होते रहेंगे। तो ट्रीज क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। जो फिश है, फिश भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिश में हम लोग रीजनरेशन देख सकते हैं। एक फिश को आप मार दोगे तो वो रिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फिश है वो एक न्यू जो बर्थ दे सकती है, न्यू फिश को बर्थ दे सकती है, राइट। तो इस वे में जो है रिन्यू हो सकता है। पेट्रोलियम क्या है? क्या ये रिन्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कोल भी रिन्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। आयरन और भी जो है वो वापस हम रिन्यू नहीं कर सकते, सो दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों होगा? बिकॉज हमें पता है कि वाटर जो है यहाँ से हमारी जो सरफेस एरिया या हमारी जो वर्ल्ड है या कुछ भी बोल लो, आपका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होकर गया वापस स्काई में, क्लाउड्स फॉर्म हुए, फिर वापस जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर वापस अर्थ पर आया, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, ठीक है। ये जो है रेनी सीजन आते हैं, रेन होता है, वाटर जो है वो आता है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जो वाटर है वो क्या है? वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। ये वाटर वगैरह की जो स्केर्सिटी है, ट्रीज वगैरह की जो स्केर्सिटी है, ये सब कुछ ह्यूमन एक्शंस की वजह से हमें देखने को मिल रही है। ये रिसोर्सेज एक्चुअल में रिन्यूएबल है, लेकिन फिर भी जो है हमें इनमें भी शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ आर एक्शंस, ठीक है। हमारे जो स्टेप्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। नेचर ने जो है ये सब कुछ हमें रिन्यूएबल या रीजनरेटेड फॉर्म में या रीजनरेटेड उनके साथ में जो है एक एलिमेंट दिया था, लेकिन हमारे एक्सट्रैक्शन लेवल इतना हाई है उसके रीजनरेशन लेवल से कि अब जो है एनवायरनमेंट हमें वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those inexhaustible resources capable of being replenished easily, ठीक है। जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये वो रिसोर्सेज हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है जो कि इजीली रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, ओके, मतलब वापस जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। वाटर, ट्रीज एंड फिश आर दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड ऑन यूज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ये वो रिसोर्सेज है जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो कि खत्म हो सकते हैं, या फिर उनके यूज के कारण वो डिप्लीट भी हो सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम, कोल एंड आयरन ओर आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज
द पेस ऑफ रीअक्यूरेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इज स्लोअर देन दैट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इनका जो रीअक्यूरेंस है, इनका भी रीअक्यूरेंस हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम चाहिए, जो कि उन्हें नहीं देने वाले हम लोग, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सिंपल सी चीज है, ये देख लेना कि क्या उनका रीजनरेशन पॉसिबल है, इफ नहीं तो वो नॉन रिन्यूएबल है, इफ किसी भी रिसोर्स का रीजनरेशन पॉसिबल है तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, सो आई होप कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टार्टिंग है ये हमारे क्वेश्चंस की, तो काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास में, एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये इजी ही लग रहे होंगे और अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? Two major environmental issues facing the world today are dash and dash। ठीक है, दो मेजर इश्यूज क्या हैं जो कि वर्ल्ड आज की डेट में फेस कर रही है, वो हमें बताना है। तो कौन कौन से दो मेजर इश्यूज हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है पूरी वर्ल्ड के लिए? कॉमन क्या इश्यूज हैं वो? तो ये दो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, एक था हमारा ग्लोबल वार्मिंग, राइट, एंड एक और आई थिंक अब आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये दो हमारे मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज है जो कि पूरी जो वर्ल्ड है वो फेस कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो आपका पूरा ग्लोब है वो वार्म हो रहा है, मतलब कि जब आपकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ओके, एक आपको कॉन्सिक्वेंट इन राइज इन योर टेम्परेचर जब देखने को मिल रहा है तो वो आप बोलोगे कि ग्लोबल वार्मिंग के साइंस है। ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन क्या है? एक ओजोन लेयर है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके बाहर मतलब कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलती है, या ओजोन लेयर वहां पर प्रेजेंट है, और इस साइड मान लीजिए कुछ जो है हमारा सन है। ठीक है, तो सन जो है, जो सनरेज आती है, जो सनलाइट फॉल होती है, उसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सनरेज मिलेगी। ठीक है, मतलब कि आपको कुछ यूवी रेज मिलेगी जो कि बेनिफिशियल है आपके लिए, कुछ बहुत ही हाईली अल्ट्रा वायलेट रेज मिलेगी, आपको ऐसी रेज देखने को मिलेगी जो कि हार्मफुल है। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है ये उन हार्मफुल रेज को आपकी अर्थ तक पहुंचने नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ जो गुड रेज है वो आपकी अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, तो अब जो है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है, जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होने लग गई। ठीक है, मान लो ये जो है ये ऐसे डिप्लीट हो रही है, ये जो ब्लू वाला पार्ट में बता रही हूँ, तो ये जब डिप्लीट हो रही है तो इसके डिप्लीट होने की वजह से क्या होगा, ये जो हार्मफुल रेस को ओजोन लेयर ने रोक के रखा था ये डायरेक्टली एंटर करेगी आपकी अर्थ में, और अर्थ में एंटर की तो ये क्या है, ये है हार्मफुल, तो हार्मफुल है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट अर्थ पर होने वाला है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन जो है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, एक बहुत ही मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हुई तो जो अर्थ है वो ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आ जाएगी, और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी अर्थ में जो रिसाइड कर रहे हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि जो आपका पूरा ग्लोब है, जो पूरा जो अर्थ है, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर जब राइज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से जो सी वाटर है उसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, सी वाटर जो है वो राइज हो रहा है। सी वाटर क्यों राइज हो रहा है? बिकॉज सी वाटर में जो प्रेजेंट सी आइज है वो हो रही है मेल्ट, और इसके मेल्ट होने की वजह से जो वाटर लेवल है उसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो सी आइज है स्टूडेंट्स वो एक हैबिटेंट प्लेस है बहुत सारे स्पीशीज के लिए, लाइक पोलर बियर्स, तो ये उनके लिए हम बोलेंगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, राइट, ये उनके लिए डेंजरस है। जब उनका हैबिटेंट उनके पास नहीं रहेगा तो वो एक वर्ज ऑफ एक्सटेंशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ में जब सी वाटर में आप राइज देख रहे हो तो सी वाटर के राइज होने से जो वाटर की जो नेचुरल कैलामिटीज होती है, फ्लड्स वगैरह हैं, ह्यूरिकेन्स वगैरह हैं, ये ऑकर
हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जो है वो आपकी कंट्री ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। तो आई होप कि ये ओजोन डिप्लीशन एंड जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दोनों हमने यहाँ पर क्यों फिट किए हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Now, two major environmental issues facing the world today are global warming and ozone depletion. पहले हमने जो है सबसे पहले तो हमने जो है उस क्वेश्चन का आंसर दिया। अब थोड़ा सा जो है हम ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग इट रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ phenomena of sustained increase in global temperature due to environmental pollution and deforestation, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और ऐसी कुछ गैसेस आती है। तो इनकी वजह से जो है ये एनवायरमेंट को पल्यूटेड बनाता है और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस में जब इंक्रीज हो रहा है तो वो जो इंक्रीज है वो ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा सा जो है हमने एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत ज्यादा इसको वास्ट नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल हमें रखना है। फिर आता है ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस वुड बी ओजोन डिप्लीशन, सिर्फ ओजोन नहीं लिखना, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीशन, ये जो ओजोन लेयर है वो acts as the cover for the earth surface that is very essential for subsistence of life, ठीक है। जो ओजोन लेयर है वो एक्ट करती है कैसे? अर्थ के कवर के थ्रू, राइट। मैंने जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अर्थ के जो बाहर है वो ओजोन लेयर है जो कि जो लाइफ है उसे सस्टेन करने में हेल्प करती है। अगर वो हार्मफुल रेज जो है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अगर अर्थ पर आएगी तो अर्थ पर जो लाइफ है वो होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो उससे जो है बचाकर कौन रख रही है? ओजोन लेयर बचाकर रख रही है। इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द पेनिट्रेटिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रिवेंट करती है हमारा जो अर्थ सरफेस है वहां तक पहुंचने से, ठीक है। बट इट्स डिप्लीशन इज बिकमिंग अ ग्लोबल कंसर्न दीज डेज, पर उसका जो डिप्लीशन है वो क्या है? एक ग्लोबल कंसर्न बना, राइट। उसके डिप्लीशन से क्या होगा वो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया। This is due to the excessive use of cooling substances in the air conditioners and the refrigerators। और ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है? ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के पीछे का रीजन है ये जो कूलिंग सब्सटेंसेस यूज होते हैं एसीज, रेफ्रिजरेटर्स में, जहां पर ये जो कूलिंग सब्सटेंसेस हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनमें जो सब्सटेंसेस, उनमें जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है। सो आई होप कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये एक मेजर मैटर ऑफ कंसर्न के में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। How do the following factors contribute to the environmental crisis in India? What problem do they pose for the government? ठीक है, अब हमारे सामने ये कुछ 10 फैक्टर्स गिवन है और हमें बताना है कि ये एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हमें इंडिविजुअली ये जो सारे 10 फैक्टर्स हैं सबको समझाना है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो आंसर है हमारा ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, लेकिन ये जो आंसर है मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ओवरऑल पूरा जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इफ आपके एग्जाम में वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 10 फैक्टर्स दे दिए, आपको कुछ 2, 3, 4, 5 इतने फैक्टर्स दे सकते हैं। तो इफ आपको एग्जाम में कोई सा भी फैक्टर दिया जाएगा तो आप इजीली उसका जो आंसर है वो लिख पाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है एक बार हम इन्हें रीड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो आंसर की लेंथ है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम एक एक को पढ़ते जाएंगे और उनका जो एक एक की जो जैसे वो लोग जैसे हर एक फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस में वो देखते जाएंगे, ठीक है। सो क्या है हमारे पास में? राइजिंग पॉपुलेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन,
एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, इलिटरेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, पोचिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये 10 फैक्टर्स गिवन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वाले से, दैट इज राइजिंग पॉपुलेशन से। ओके, राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है स्टूडेंट्स। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा हमारा जो है फैक्टर है, राइट, बहुत ही इजी सा है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो एनवायरमेंट है उसमें जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, लिमिटेड है। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जब अनलिमिटेड हम बोले कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो एक अपोजिट या उसके अगेंस्ट में जो है वर्क करेगा, राइट। जब रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड हैं तो उसके लिए अनलिमिटेड पॉपुलेशन को पूरा सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो जो राइजिंग पॉपुलेशन है वो आपके इनलिमिटेड रिसोर्सेज पर फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, और जैसे कि पॉपुलेशन राइज हो रही है, ओके, तो पॉपुलेशन राइज हो रही है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, जो नंबर ऑफ हम बोले कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी इंक्रीज हो रही है, राइट, वो भी एनहांस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो आपका ये है हमारा जो पॉपुलेशन है ये जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन नीड बढ़ेगी, कंजम्पशन नीड बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्रीज है वो एक्सपैंड होगी, वो और सेटअप होगी, वो अपना जो प्रोडक्शन है वो और इंक्रीज करेंगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो वेरियस काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन को लीड करेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ में जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा एक बड़े ग्रुप के लिए हमें जो है उसे पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा और ये पॉसिबिलिटीज है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, उसके बाद में ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी, राइट। और जब इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है तो इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड होने के लिए और इंडस्ट्रीज को सेटअप होने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट है, राइट, जगह की रिक्वायरमेंट है। और हमें पता है कि हमारी कंट्री में स्पेस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अब जब स्पेस नहीं मिल रही है तो फिर क्या करता है, जो हमारी एक जनरल जो स्टेप है वो क्या लिया जाता है कि फॉरेस्ट को हम कट करना स्टार्ट करते हैं। जब फॉरेस्ट कट होगा तो उसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होगी। ठीक है, तो जो राइजिंग पॉपुलेशन हम बोलेंगे कि ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है ये एक हमारा मिडिल वाली चीज है जो कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स से लिंक्ड है और वो दूसरे फैक्टर्स को इफेक्ट करके क्या कर रही है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट कर रही है। ओके, so rising population has exerted an excessive burden on the environment in term of two basic aspects। ठीक है, दो बेसिक एस्पेक्ट्स हम ले रहे हैं कि राइजिंग पॉपुलेशन ने कैसे जो है बर्डन क्रिएट किया है एनवायरमेंट पर। द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ renewable and non-renewable resources had led to the exhaustion of the vital resources. Also, the explosive population size has triggered excessive demand for housing, thereby resulting in widespread deforestation and fast depletion of other natural resources, leading to ecological imbalances. ठीक है, वही चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बोली, वही हमें क्या मिला यहाँ पर एक रिटन फॉर्म में हमें मिला है कि जो आपकी राइजिंग पॉपुलेशन है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों पर क्या क्रिएट कर रही है, फोर्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, वो उन्हें जो है एग्जॉशन कर रही है उन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हाउसिंग के लिए और जो दूसरी चीज है उनके लिए क्या चाहिए होगा, जगह की जरूरत होगी, तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन होगा। और डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ में हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट हम लोग छीन रहे हैं। तो एक तो फॉरेस्ट को हमने कट किया, ट्रीज को हमारे इकोलॉजी या इकोसिस्टम से बाहर निकाला, उसके बाद में और जो एनिमल्स जिनका वो फॉरेस्ट हैबिटेट होगा उन्हें हमने क्या किया है, एक्सटिंक्ट बनाया या इंडेंजर्ड बनाया। ठीक है, वो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस हुई उनके लिए, तो वो भी हमारा जो इकोसिस्टम है उससे बाहर निकलेंगे। तो जब इकोसिस्टम में हम लोग इम्बैलेंस देखेंगे या इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज या कोई भी पर्टिकुलर जो है हमारे
हमारे ट्रीज प्लांट्स वगैरह अगर किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो पूरे इकोसिस्टम पर होगा, दैट मीन्स पूरे इन्वायरमेंट पर होने वाला है, मतलब कि हम लोगों पर उसका इफेक्ट होने वाला है। ये इफेक्ट आप डिफरेंट काइंड्स में देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, और भी जो चीजें हैं वो इन्वायरमेंट जो है वो जब आप उसके अगेंस्ट गए तो इन्वायरमेंट जो है वो भी आपके अगेंस्ट आ गया, ठीक है। So therefore it is a high time for the Indian government to take preventive measures to control population explosion, ठीक है। तो इसीलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट का ये टाइम आ चुका है कि अब वो जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए स्टेप्स ले, ठीक है। ये जो एक्सप्लोड हो रही है पॉपुलेशन उसको रोके, ठीक है, ताकि ये जो पॉपुलेशन है और ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो जो आपका राइजिंग पॉपुलेशन है वो कैसे एक थ्रेट है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के लिए या इन्वायरमेंट के लिए, वो कैसे थ्रेट है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो सारी चीजों की जो डिमांड है वो भी कैसी होगी, कम होगी, और अल्टीमेटली जब सारी चीजों की डिमांड कम होगी तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज किए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल करना है तो ये आप नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ ही मत दो, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सारी फैमिलीज देखी होगी जहां पर 4, 5, 6 बच्चे हैं, ठीक है। ये इतने की जरूरत है ही नहीं, 2 इज इनफ, वैसे तो एक ही बहुत इनफ है, लेकिन वो कुछ जो है पूरा फैमिली का जो भी माइंडसेट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो 2 तो बहुत होते हैं, राइट। 2 इज इनफ, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इतना तक अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में ही रहेगी, लेकिन आप देखोगे बहुत सारी फैमिलीज देखोगे, ओके, ये मैं 1-2 की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी फैमिलीज देखोगे जहां पर आपको जो पॉपुलेशन उस फैमिली की पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो है आपको पुअर सेक्शंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बिग फैमिलीज हैं लोगों की, ठीक है। तो ये जो पुअर सेक्शन है ऑलरेडी पुअर है और फैमिलीज बिग करने के बाद में वो और ज्यादा पुअर भी बन जाते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जाए। गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो स्टेप लेगी कि नहीं ओनली 2, तो फिर वो बात अलग है। जैसे कि चाइना में ये रूल है कि ओनली 1 चाइल्ड, अब 1 से अगर ज्यादा हुआ तो उनसे जो है बहुत सारे जो राइट्स है वो छीन लिए जाते हैं, राइट, और वहां की जो भी पॉलिसीज चलती है, तो बस वैसे ही जो है चाइना में 1 का है, हमारी कंट्री में 2 का रख लो, बिकॉज ये जो है इंडियन माइंड्स है, इंडियन ट्रेडिशन है, तो 1 में जो है कोई भी सेटिस्फाइड होता नहीं है, सबको मतलब कि होते हैं बट मेजॉरिटी को ये है कि एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है रूल एकदम हमें श्योरिटी से और एकदम गवर्नमेंट को एकदम उसे वो करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये काफी टाइम से ये जो रूल है या ये जो लॉ है ये बनने के लिए प्रमोट हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ, ठीक है। अभी वो पूरा लॉ नहीं बना है तो उसे जो है लॉ बना देना चाहिए, ओके। फिर आता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन थ्रेट कैसे इन्वायरमेंट के लिए, तो बिल्कुल सही बात है ही। जब एयर में हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो पोल्यूशन कब होता है, पोल्यूशन तब होता है जब हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो आपके इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर होती है, तब जाकर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर हम जो है एयर पोल्यूशन करते और वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर करते हम, तो एनवायरनमेंट जो है उस पोल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब कर पाता। लेकिन अब जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमें, वो इसलिए बिकॉज ये एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के कई बाहर है, ठीक है। अब देखो एयर पोल्यूशन को अगर हमें रोकना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमारे पास में ट्रीज होने चाहिए, राइट, प्रॉपर जो है ग्रीनरी होने चाहिए कि अगर आप पोल्यूट कर भी रहे हो तो ये जो ट्रीज वगैरह है ये उस एयर को पूरा प्यूरिफाई कर सके। लेकिन अब हम जो लोग हैं, हम लोग ट्रीज कम सो कर रहे हैं एंड इवन डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है,
बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। तो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जब आप ट्रीज कट कर रहे हो तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट में। उसी के साथ साथ में ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस हैं वो सारी रिलीज हो रही है आपके एनवायरमेंट में, और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं बचा। अगर ट्रीज एक एडिक्वेट अमाउंट में होते तो उस पोल्यूटेड एयर को वो एब्जॉर्ब करते और वो जो है प्यूरिफाइड एयर जो है हमें प्रोवाइड करते, लेकिन ट्रीज नहीं होने की वजह से जो है एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके सॉरी, आज की डेट में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना नहीं चाहते। वो भले ही एक कार में अकेले बैठे हैं और वो अकेले ही जा रहे हैं कहीं पर, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे और ना ही वो 2 व्हीकल्स यूज करना चाहेंगे। जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, जिसके पास में अफोर्ड करने की कैपेसिटी है, जिसके पास नहीं है, सिर्फ वही लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही, हम बोलेंगे कि अनफेयर चीज चल रही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जो है बहुत ज्यादा इस पोल्यूशन में ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एयर पोल्यूशन है वो आपकी एयर को क्या कर रही है, पोल्यूटेड बना रही है, ठीक है। आपका जो एनवायरमेंट है उसको पोल्यूटेड बना रही है। वो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हम लोग कौन सी एयर ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब कि पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी उसके कई साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। सेम चीज सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, जो दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब लोग इसी एयर को ब्रीथ करेंगे तो हर एक जो लिविंग बीइंग है उसकी बॉडी पर इसका काफी साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जब बहुत टाइम तक ये पोल्यूटेड एयर हमारे एनवायरमेंट में रही, वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, और एटमॉस्फेयर में पहुंच के क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, राइट, ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, मीथेन, ये वाली गैसेस आती हैं, तो ये बढ़ने से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। ओजोन डिप्लीशन जो है वो यूजुअली जो है कूलिंग सब्सटेंसेस से हो रहा है, राइट। तो ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, राइट। तो ये एक क्या बनता है, आपकी एनवायरमेंट के लिए थ्रेट बनता है, या ये जो एयर पोल्यूशन है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस में ऐड ऑन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए एक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट सपोर्ट्स लाइफ। एयर पोल्यूशन implies contamination of air, that is absence of फ्रेश एयर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ठीक है। एयर में क्या कंसिस्ट है, एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इफ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। ये बिल्कुल ही मानी हुई चीज है, बिल्कुल ही फैक्टफुल थिंग है कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें, हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। आप एक कोई बंद कमरे में चले जाओ, एक बहुत ही क्लोज्ड रूम में जाओ जहां पर कोई भी वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं हो, और वहां के सारे जो डोर है वो भी बंद कर लो, तो उसके बाद में आपको अगर वहां पे क्या सफोकेशन होगा, राइट। क्यों? बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया में एयर की कमी है। और अगर आप अकेले हो तो आप चलो ठीक है ब्रीथ कर लोगे, लेकिन अगर वहीं आप 10-12 लोगों को लेके आ जाओगे तो ज्यादा सफोकेशन होगा, बिकॉज इतने सारे जो पर्सन होंगे वो CO2 रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन अब उस एनवायरमेंट में O2 नहीं है इतना, राइट, मतलब कि ऑक्सीजन इतना नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो एयर अगर नहीं होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा हमारे पास में, तो हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी, राइट। तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। अब अगर जो एयर है वो पोल्यूटेड हो गई है, मतलब कि हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो पोल्यूटेड ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे, राइट। Air pollution causes hypertension, asthma, respiratory and कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। एयर पोल्यूशन की वजह से एक पर्सन में आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल सकती है, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज हम जो है प्योर एयर को इनहेल नहीं कर रहे हैं, हम पोल्यूटेड एयर, दैट इज पोल्यूटेड ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। तो जब वो पोल्यूटेड है तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पर होना ही है, okay? Thus, the Indian government should take various steps to control air pollution, avoid deforestation, increase health investment,
and also search for new alternative pollution free technology such as CNG etc. ठीक है, तो इसी की वजह से जो है ये एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी सही नहीं है, एयर पोल्यूशन एक थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्हें डिफरेंट स्टेप्स लेने चाहिए। उन्हें सबसे पहले तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम जो है पोल्यूशन कर भी रहे हैं ना स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास में काफी फॉरेस्ट एरिया है तो वो जो ट्रीज हैं वो उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, वो उस एयर को जो है वो वापस जो है प्योर एयर बना सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अब हम ट्रीज भी कट कर रहे हैं, तो ट्रीज कट करने से पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, और दूसरी चीज जो पोल्यूशन हो रहा है, जो भी गैस रिलीज हो रही है इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से या कहीं से भी, तो वो जो गैस रिलीज हो रही है वो कोई भी जो ट्रीज है वो बचे नहीं है उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए और उन्हें प्योर बनाने के लिए। इसलिए ये जो है आपका एयर पोल्यूशन में और ऐड होता जा रहा है। ओके, हेल्थ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। हेल्थ इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाना चाहिए? बिकॉज ये जो एयर पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही है, उन्हें ट्रीट करने की जरूरत है। अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वो काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है हेल्थ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, जो प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो सर्च फॉर न्यू अल्टरनेटिव पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजीज, और जो पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजीज है वो अडॉप्ट करो, वो पहले सर्च करो फिर उसके बाद में अडॉप्ट करो। जैसे कि एक क्या है हमारे पास में CNG, पेट्रोल डीजल की जगह पर व्हीकल्स में CNG यूज करने से जो पोल्यूशन है वो एक कंट्रोल मैनर में चल सकता है। तो ऐसे ही CNG के जैसे ही और भी जो दूसरी चीजें हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि रूरल एरिया में जो आप देखोगे पोल्यूशन का एक हम बोले कि एक सोर्स वो ये है कि फ्यूल वुड का यूज करना, राइट, डंग का यूज करना, तो ये जो है ये पोल्यूशन को क्रिएट करता है। तो उनकी जगह पे LPG का यूज करना चाहिए ताकि जो पोल्यूशन है वो रोका जा सके। तो इस वे में और भी जो दूसरी चीजें हैं जहां पर जिनके कारण जो है पोल्यूशन हो रहा है उन्हें कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेने चाहिए जो कि एयर को पोल्यूशन से बचा सके, ठीक है। तो आई होप कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है एयर पोल्यूशन, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन का मतलब क्या है? वाटर पोल्यूशन, इसका जो सिनोनिम हम बोल सकते हैं। कंटामिनेटेड वाटर होना मतलब कि पोल्यूटेड वाटर होना, ठीक है। तो जैसे एयर पोल्यूशन एक थ्रेट है स्टूडेंट्स, वैसे ही वाटर पोल्यूशन भी एक थ्रेट है, राइट। जो वाटर पोल्यूशन है या वाटर अगर कंटामिनेटेड है, अगर वाटर इन्फेक्टेड है, तो हम उस वाटर को यूज नहीं कर पाएंगे। इफ हमने उसे यूज किया है तो हमें डिफरेंट डिजीजेस हो सकती है, राइट। तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी हेल्थ पर उसका इफेक्ट होगा। सिर्फ ह्यूमन कैपिटल ही नहीं, जो और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सारे एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो उस वाटर में रिसाइड कर रहे हैं, उन पर तो सबसे पहले इफेक्ट होगा जैसे ही वहां पर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो राइट। तो ये जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक थ्रेट ही होगा, वो डिजीज को ऐड करेगा, ठीक है। So contamination of water or pollution of water is posing a serious threat to human life. Okay, it is one of the principal causes of all deadly diseases such as diarrhea, hepatitis, cholera, etc. ठीक है, बहुत सारी डेडली डिजीजेस होती है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम जो है पोल्यूटेड वाटर अगर कंज्यूम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हो सकती है। तो उनसे बचे हुए रहने के लिए जरूरी है कि हम बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर पिए, राइट। आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे घरों में, आई शुड से अगर अर्बन एरियाज की तो हम बात करें तो मेजॉरिटी के घरों में आप लोगों को फिल्टर दिखता है, राइट। वो फिल्टर्ड वाटर पीते हैं, क्यों? बिकॉज पता है कि जो वाटर है वो पोल्यूटेड आता है, वो जो वाटर है वो उतना क्लीन नहीं आता है, तो उसे जो है फिल्टर किया जाएगा, उसे जो है क्लीन बनाया जाएगा। अदरवाइज उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा होगा। ओके, It occurs due to dumping of industrial waste, agriculture waste and sewage into the
वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन एंड वाटर कंटेमिनेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज जो वेस्ट है वो हम रिलीज कर रहे हैं वाटर बॉडीज में, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट या कोई भी जो सीवेज है, वो हम जो क्लीन वाटर बॉडीज है अगर उनमें और ज्यादा, अगर हम क्लीन वाटर बॉडीज में ये जो पूरा वेस्ट है वो अगर रिलीज कर रहे हैं तो उस जो वाटर बॉडी है या वो जो पर्टिकुलर हमारा एरिया है, वो जो वाटर है वो क्या बना? पोल्यूटेड बना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक जो है प्रॉपर ये सारे वेस्ट को रिलीज करने के लिए प्रॉपर जो है एक सेक्शन बनाना चाहिए ताकि वो वाटर बॉडीज में ना जाए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में देखो, जैसे कि एग्रीकल्चर के टाइम पे या जो आपका पूरा एक क्रॉप को सो करने से लेके हार्वेस्ट करने तक बीच में जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज किया, वो जो है वो भी आपका ये वाटर पोल्यूशन में ऐड ऑन कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमने जो है केमिकल्स का यूज किया है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज किया है, फिर जब बारिश हुई या अगर हमारी जो फार्म है उससे अगर वाटर फ्लो हुआ है तो वो फ्लो होके वाटर, मतलब जो फ्लोइंग वाटर होगा उसमें ये सारे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होंगे ये सारे उस फ्लोइंग वाटर के साथ में वॉश हो जाएंगे और ये जाकर मिक्स कहाँ होगा? ये जाकर मिक्स होगा किसी वाटर बॉडी में। उस पूरी जो वाटर बॉडी है, वो जो पूरा पानी होगा उसे पोल्यूटेड बनाता हुआ, ठीक है। Thus, the Indian government should put a check on wastewater disposal. This calls for high capital investment for installation and maintenance of purifier machines, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल है उसके लिए जो है मतलब उस पर पूरा चेक रखना चाहिए, उस पर पूरा जो है ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो आपका एक क्लीन वाटर है उसमें कोई भी वेस्ट जो है डिस्पोज ना करे। और साथ ही साथ में प्यूरिफायर्स यूज करने चाहिए, प्यूरिफायर्स इंस्टॉल करने चाहिए। वैसे तो प्यूरिफायर्स को इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन वो एक बार करना जो है वो सही चीज होती है, ठीक है। ये जो है आपको रिटर्न एक लंबे टाइम तक प्रोवाइड करवा सकता है। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें वाटर कंटामिनेशन रोकना चाहिए। अदरवाइज जो यहाँ की जो लाइफ है, ओके, जो हमारी कंट्री की या हमारे इन्वायरमेंट की जो लाइफ है वो काफी हम बोलेंगे कि थ्रेट में चलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रॉपर प्योर वाटर की जरूरत है हमें, ओके। आई होप सो कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्या है? एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स हैव प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज सप्लाई एंड एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। हमारा जो कंजम्पशन स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है, राइट। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएटली नहीं कर रहे हैं। हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत ही, हम बोल रहे हैं कि वेस्ट जनरेट कर रहा है या दूसरी चीजें जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर जो है थ्रेट वो हो रहा है, ठीक है, वो क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। सो एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स जो है, हमारे जो इनप्रॉपर कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है, इनएप्रोप्रिएट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है, उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। So the resources have become extinct and waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment, leading to environmental crisis, ठीक है। जो resources हैं वो क्या बनते जा रहे हैं? extinct बनते जा रहे हैं और जो waste generate हो रहा है वो absorptive capacity के काफी बाहर है, ठीक है। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं जो कि एक्सटेंट हो रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, राइट। और साथ ही साथ में जब हम एनवायरमेंट के एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर अगर कोई काम कर रहे हैं तो इट मींस कि एनवायरमेंट जो है वो हमें वापस उसका पे बैक देगा, ठीक है। तो इसलिए जो एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है, हमारा जो इम्प्रॉपर कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है, ये क्रिएट कर रहा है बहुत ही ज्यादा थ्रेट एनवायरमेंट पर, ओके। So the government is compelled to spend huge amounts on research and development and to explore alternative environment friendly resources, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उन्हें इस पर काफी जो है हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट को काफी कुछ इस पर स्पेंड करना भी पड़ रहा है और करना भी पड़ेगा
ताकि जो हम जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूटिलाइजेशन आपका तब होगा जब आपका जो सारा पोल्यूशन है, आपका जो सारा वेस्ट जनरेशन है या जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर होगा। जो पोल्यूशन वगैरह है वो अगर आपकी जो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उसके अंदर है तो अच्छी चीज है, इफ नहीं है तो फिर वो जो है ऐड ऑन करेगा कहां पर, आपके पोल्यूशन में ही, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो खराब होने की वजह से काफी जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ऑल्सो अपग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी एंटेल्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। जो एनवायरमेंटल क्वालिटी को अपग्रेड करना तो वो एक बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट लेकर आता है। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ जो है वाटर प्यूरिफायर यूज करे या कोई भी जो दूसरी चीज है वो अगर यूज करना स्टार्ट करे तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्हें बहुत ही ज्यादा ह्यूज कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, राइट। इनिशियल स्टेजेस में बहुत ही ज्यादा ह्यूज कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ आर कंजम्पशन पैटर्न। हम जो है रिसोर्सेस को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ठीक है। तो जो एफ्यूलेंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स है ये भी आपका एड ऑन कर रहा है जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है उसमें, ओके। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है इलिटरेसी। इलिटरेसी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट्स। अगर एक पर्सन इलिटरेट है, अगर एक पर्सन को नहीं पता कि उसने जो है कचरा, जो गार्बेज है वो अगर रोड पे फेंका है या किसी भी खुली जगह में फेंका है तो उसका क्या इफेक्ट होगा एनवायरमेंट पर, अगर उसे ये नहीं पता है तो वो क्या उसे सही डस्टबिन में डालेगा? नहीं, राइट। जो आप देखोगे जो लोग इलिटरेट नहीं, या हमारे पास में बिल्कुल भी हमें कोई समझ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली हम जो है एनवायरमेंट पर इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा कि वाटर में अगर हम कचरा डालेंगे तो वो जो पानी है, वो जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूटेड बनेगी, तो हम क्या करेंगे, उसी वाटर में कचरा डालते रहेंगे, ठीक है। आप देखते हो कई बार जो वाटर बॉडीज होती है, जो हमारे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, राइट, वहां पर आपने कुछ लेडीज को देखा होगा जो कि कपड़े धोती हुई मिलती है। अब अगर वो वहां पर जो है अपने अगर क्लोथ्स वॉश कर रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो पूरा वाटर है वो पूरा गंदा हो रहा है, राइट। वही चीज अगर वो एक जो प्रॉपर जहां पर मतलब कि वॉशरूम वगैरह में या प्रॉपर एक क्लोज्ड एरिया में अगर वो उसका यूसेज करे, जहां पर प्रॉपर हम बोलेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम हो, तो वो जो वाटर है वो जो हम बोलेंगे जो वेस्ट वाटर है, जो डिटर्जेंट वगैरह है, जो सोप वगैरह है या जो उन क्लोथ्स का डर्ट है, वो वाटर में ऐड नहीं होगा, उस वाटर बॉडी में ऐड नहीं होगा। और उसके हेल्प से ये जो जब ये ऐड नहीं होगा तो हम वाटर पोल्यूशन बचा सकते हैं, राइट। तो ये कब होगा, जब एक पर्सन को उतनी समझ होगी कि यहाँ पर जो है हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। तो इसके लिए ये लिटरेसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी इलिटरेट है तो इलिटरेट होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होगी, राइट। अगर हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ समझ ही नहीं है किसको क्या करना है, कैसे करना है, तो उसकी वजह से जो है इलिटरेसी की वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी, ओके। So men, if illiterate, will not use the resources judiciously, that will ultimately lead to overuse or misuse of the scarce resources, ठीक है। अगर एक मैन जो है वो illiterate है तो वो resources को judiciously use नहीं करेगा, वो resources को properly use नहीं करेगा, और ये जो है ये जो एक मैन है, एक जो पर्सन है, वो overuse करेगा, misuse करेगा resources का, resources को क्या करेगा, waste करेगा, ठीक है। So the resources can be judiciously and efficiently exploited with minimum waste only when people are aware of and skillful in utilizing the resources, ठीक है। सॉरी, तो ये जो resources हैं इनका हम judiciously कब यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि हम जो है मिनिमम वेस्ट कब जनरेट करेंगे, जब हमें जो है पूरी हम लोग जो है पूरे अवेयर हैं कि किससे क्या होगा, किसे
किस चीज से कैसे बचा जा सकता है, किस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, या हमारे जो एक्शन है उसका इफेक्ट कैसे होगा एनवायरमेंट पर। तो अगर हम इन चीजों के बारे में अगर अवेयर हैं तो हम जो है इन वेस्ट से बच सकते हैं। ओके, इफ नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ समझ ही नहीं है, हमारे पास में नॉलेज ही नहीं है, तो हम जो है वो वेस्ट जनरेशन में ऐड ऑन करते जाएंगे। ओके, so otherwise lack of knowledge and skills may lead to excessive extraction of resources and thereby its misuse। ठीक है, तो जो नॉलेज और स्किल्स है वो मतलब lack of knowledge और स्किल्स जो है वो आपके रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में लीड करेगी, रिसोर्सेज के मिसयूज में लीड करेगी। ठीक है, thus the government should take measures to create awareness and spread technical knowledge among people about various efficient and economizing methods। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, गवर्नमेंट को जो है नॉलेज स्प्रेड करनी चाहिए कि ये सारी चीजें जरूरी है, इन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए ताकि आप इस चीज से बच सकते हैं। तो ये जो है अवेयरनेस जब तक नहीं फैलाई जाएगी तब तक कोई भी एक पर्सन को पता नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, तो जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें अगर हम नॉलेज देंगे, अगर उन्हें हम समझाएंगे तो सब कुछ जो है वो ठीक किया जा सकता है। इफ उन्हें जो है हम इलिटरेट ही रहने देंगे, अगर उसमें जो है हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, अगर हम अवेयरनेस नहीं स्प्रेड करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। ये जो रिसोर्सेज का मिसयूज है, ये जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ही ज्यादा रेट पर हो सकता है। ओके, सो आई होप कि इलिटरेसी कैसे एक थ्रेट है एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, राइट, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, इंडस्ट्रीज का एक्सपांड होना। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए, राइट, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस में जो है लीड करता है, एड ऑन करता है, राइट। कैसे करता है, देखो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, उतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन होगा, और जब एयर वाटर पोल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट कहाँ होगा, हमारे एनवायरमेंट पर। और इस एनवायरमेंट में अगर पोल्यूटेड एयर पोल्यूटेड वाटर होगा तो वो जो है डायरेक्टली हम लोग उससे जब कंज्यूम करेंगे तो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट होने वाला है, राइट। सो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी एक थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है अगर हमें डेवलप्ड बनना है, तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अपने साथ साथ में दूसरे ड्रॉबैक्स भी लेकर आ रहा है, राइट। तो इन ड्रॉबैक्स को, ये जो वेरियस काइंड ऑफ एयर वाटर पोल्यूशन है, इसे कंट्रोल करने के लिए वेरियस मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो आपका अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी रहा है, अगर एक ग्रोथ हो भी रही है तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ हो। ओके, so on one hand enhances our living standard, but on the other hand it causes deforestation, depletion of natural resources। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक हैंड पर तो क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एनहांस कर रहा है, राइट। अगर एक पर्सन मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है वो न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे, वो न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जिसकी वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एनहांस होगा, ठीक है। तो एक हैंड पर तो ये सही चीज हो रही है जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही, लेकिन दूसरे हैंड पर क्या हो रहा है, उसके जो है हमें उसके ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में डिप्लीशन हो रहा है, जगह नहीं है ना, तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके वहां पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें डिप्लीशन हो रहा है। तो ये एक इसका हमें ड्रॉबैक देखने को भी मिल रहा है, और ये जो ड्रॉबैक्स है ये एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट को, राइट। सो ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आपकी जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके,
In order to speed up the process of industrialization, natural resources are exploited at a rapid pace. ठीक है, जो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को अगर हम जो स्पीड कर रहे हैं तो उसके कारण जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज दिए हम उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं और हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी कमी आती जाएगी, राइट। More trees are being felled and increasing volume of toxics and industrial waste are dumped into the water bodies। ठीक है, बहुत सारे trees जो है वो कट किए जा रहे हैं स्पेस के लिए और जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज है वो भी पॉल्यूटेड बना रहे हैं। साथ ही साथ जब ट्रीज हमने कट किए हैं, राइट, तो उसकी वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एनवायरमेंट में और जो इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन रिलीज कर रही है, जो इंडस्ट्रीज जो भी काइंड ऑफ केमिकल गैसेस का जो रिलीज कर रही है वो एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज अवेलेबल नहीं होंगे, राइट। सो ऑल दीज कल्मिनेट to ecological imbalances posing threat to sustainable economic development। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। जब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो दूसरी चीजों में हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो जो सारी प्रॉब्लम है वो क्रिएट करेगी जो आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो, और जो हमारा एक मोटिव है, एक एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो अचीव नहीं किया जाएगा, राइट। तो आई होप कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे एक थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए, यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन कम्स अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज करना, एनहेंस करना, एक जो सिटी लाइफ है वो, ओके, उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में रहना, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज अर्बनाइजेशन। ठीक है, सो अर्बनाइजेशन ऑन द वन हैंड इन्फ्यूजेस मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो तो मॉडर्नाइज हो रही है, हम जो है हमारी जो लाइफस्टाइल है वो तो मॉडर्न बन रही है, बट ऑन द अदर हैंड इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी कंट्री में? हमारी कंट्री की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास में जो स्पेस है उसकी बहुत कमी है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इस पॉपुलेशन को रिसाइड करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट कवर है उन्हें पूरा हम बोल रहे हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट, ताकि जो है स्पेस मिल सके इंडस्ट्रीज को सेटअप होने के लिए, रेसिडेंशियल एरियाज को सेटअप होने के लिए। तो ये हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इस पॉपुलेशन को तो कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि उसका जो और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ओके, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर हाउसेस, मोर ट्रीज आर टू बी फेल्ड, डिक्रीजिंग द लैंड पर मैन रेशो। ठीक है, जो हाउसेस की जो ग्रोइंग डिमांड है, ठीक है, हाउसेस की ग्रोइंग डिमांड क्यों है? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए, राइट, घर भी चाहिए। तो ये जो ग्रोइंग डिमांड है हाउसेस की, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है उन्हें कट किया जा रहा है। ठीक है, rapid urbanization puts an excess burden on the natural resources, causing depletion. Urbanization also reduces the availability of land for farming purpose and lowers farm outputs. ठीक है, जो urbanization है उसमें जो है फार्मिंग लैंड जो है वो भी डिक्रीज किया जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी में भी रिडक्शन हो रहा है और जो फार्म आउटपुट्स हैं वो भी रिड्यूस हो रहा है। जब फार्मिंग का लैंड रिड्यूस हो रहा है, जो लैंड एरिया अवेलेबल है जब वो रिड्यूस हो रहा है तो साथ साथ में जो उसका आउटपुट है वो भी रिड्यूस होगा ही होगा। जो फार्मिंग लैंड है उन्हें भी यूज किया जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक है, वेरियस जो है हाउसेज या इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में अगर उसका यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं तो जो फार्मिंग लैंड है उसमें तो डिक्रीज हुआ, राइट, और अल्टीमेटली जो फार्म आउटपुट्स है उनमें भी डिक्रीज हुआ। ओके, सो आई होप कि अर्बनाइजेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 8th वाला, दैट इज रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवरेज। बिल्कुल सही बात है, रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवरेज तो आपके एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है ही है, राइट। अभी तक मैंने इतनी बार बता दिया है तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब जो है हम अगर फॉरेस्ट कट करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारा जो CO2 है वो रिलीज होगा हमारे एनवायरनमेंट में। ओके, उसी के साथ साथ में हमारे पास में
प्योर एयर की कमी होगी, जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है या जो पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रीज से, व्हीकल्स से या दूसरी चीजों से, वो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज नहीं है और हमें जो है प्योर एयर कोई प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, राइट। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि ट्रीज हो, है ना, और जो ट्रीज है वही हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट। ये आई होप सो आप लोगों को अच्छे से पता है। ट्रीज जो है वो CO2 इनहेल करते हैं और O2 जो है वो रिलीज करते हैं, एक्सेल करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। तो हमारा जो CO2 है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रीज एब्जॉर्ब कर रही है। और हमें O2 कौन दे रहा है, हमें O2 भी जो है वो ट्रीज ही दे रहा है। तो ट्रीज का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर ट्रीज कट होंगे तो वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में भी इंक्रीमेंट हुआ, बिकॉज ट्रीज के कट होने की वजह से बहुत ही हम बोलेंगे CO2 जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो जब CO2 रिलीज होगा, जब CO2 का अमाउंट बढ़ता है तो वो आपका ग्रीन हाउस गैस है एक, राइट। ग्रीन हाउस गैस में इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओके। और ये इंक्रीज चलता रहा तो ये जो है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में भी लीड कर देता है, राइट। मतलब कि वैसे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे मेन जो फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कूलिंग सब्सटेंसेस, लेकिन ये सारी चीजें भी क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होने की वजह से या हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो अनवांटेड गैसेस है इनका बहुत होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती है, ठीक है। तो जब फॉरेस्ट कवरेज अगर कम होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी ही है, ओके। So the need for reduction of forest coverage or deforestation arises due to the growing demand for land, wood, rise in population and river valley projects, ठीक है। जो फॉरेस्ट रिडक्शन है या जो डिफॉरेस्टेशन की जरूरत है वो क्यों है, वो कुछ इन रीजंस की वजह से है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन लेवल इन एयर। जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल जो है उसमें रिडक्शन हुआ। Soil erosion, climate change and global warming due to increase in CO2 level, ठीक है। ये जो CO2 है स्टूडेंट्स उसे आपको ऐसे लिखना है, वो जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। या आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सी चीज थी। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल की कमी हुई। सॉइल इरोजन है वो इंक्रीज होगा। सॉइल इरोजन कैसे इंक्रीज होगा, देखो सॉइल इरोजन मेनली होता क्यों है, सॉइल इरोजन होता है बिकॉज ऑफ रेन, ठीक है। जब हेवी रेन या हम बोले कि जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो सॉइल इरोजन जो है मतलब कि जो वाटर जो फ्लो करता है उसके साथ में जब सॉइल भी फ्लो करती है तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रीज की बहुत ही बड़ी बड़ी रूट्स भी होती हैं जो कि इनको इनके ग्राउंड से बनाए रखती है, ठीक है। तो जो ट्रीज होते हैं वो यहाँ की जो सॉइल होती है उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर पानी आया, फ्लड्स भी आए तो ट्रीज जो है वो उस सॉइल को है ना जाने नहीं देगी, ओके। वो फ्लड्स के साथ में फ्लो नहीं होने देगी या वाटर के साथ में फ्लो नहीं होने देगी। ये जो ट्रीज है ये उसकी जो सॉइल है उसे पकड़ कर रखेंगे। लेकिन अगर वही इन ट्रीज को कट कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये ट्रीज कट हुए तो यहाँ पर जो सॉइल है उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। जो ट्रीज है वो आप ये समझ लो सॉइल का क्या है, बॉडीगार्ड है। तो अब जब बॉडीगार्ड नहीं है तो डायरेक्ट जो गोली लगी तो सॉइल को लेकर ही गई, ठीक है। मतलब कि जो वाटर आया तो वो सॉइल को लेकर ही गया। तो क्या हुआ, सॉइल इरोजन हुआ। और सॉइल इरोजन की वजह से हमारी कंट्री में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और जो दूसरी आयरन एंड और भी जो जो चीजें होती है सॉइल में वो सारा जो है एक हम बिग अमाउंट में लूज कर रहे हैं एवरी ईयर बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो आई होप कि आप लोगों को पता होंगे। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं, अदरवाइज मैं आपको नंबर के साथ में बता देती कि इतनी टर्न्स ऑफ सॉइल जो है वो हम हर ईयर जो है लूज करते हैं, ओके। सो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ट्रीज के नहीं हो, ट्रीज जो है वो एक प्रॉपर जो है आपकी रेन वाटर को लाने का काम करती है, राइट। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ये जो पूरा क्लाइमेट है उसमें इम्बैलेंसेस होगा। और वैसे भी ये जो क्लाइमेट है उसमें इम्बैलेंसेस आप लोग देख ही सकते हो। ठंड में बहुत ज्यादा या तो ठंडी हो जाती है या होती नहीं है, राइट। आज के टाइम में आप देखो जो बारिश है वो पूरे 12 मंथ्स होती ही है, राइट। आपको मतलब कि ठंडियों में भी बारिश देखने को मिलती है, गर्मियों में बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश का टाइम होता है, जब रेनी सीजन होता है तो ऐसा भी होता है कि रेनी सीजन में रेन ही नहीं हो रही है,
राइट, या बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव रेन हो रही है। तो ये सब जो है, ये जो इम्प्रॉपर क्लाइमेट है, ये ट्रीज को कट करने, ट्रीज जो कट हो रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये एक फैक्टर बन रहा है उसके लिए, ठीक है। ये जो डिफॉरेस्टेशन है कहीं ना कहीं ये क्लाइमेटिक जो चेंज है उसमें लीड कर रहा है। और भी रीजंस है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है। Thus, measures are needed to promote afforestation, opening up of sanctuaries and national parks such as जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो अब मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि अफॉरेस्टेशन को हम प्रमोट करें। अफॉरेस्टेशन इज व्हाट, डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट। हम डिफॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट को कट करें, अफॉरेस्टेशन में हम फॉरेस्ट जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को सो कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं उन्हें, ठीक है। और जो सेंचुरीज है वो ओपन कर सकते हैं, नेशनल पार्क ओपन कर सकते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और भी नेशनल पार्क है। तो सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ओपन करने से क्या होगा, एक तो वहां के जो एनिमल्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, साथ ही साथ में वहां का जो पूरा हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा 9th वाला, दैट इज पोचिंग, ठीक है। अब पोचिंग होता क्या है, पोचिंग इज द इलीगल कैप्चरिंग, किलिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पोचिंग क्या है, इलीगल है। इलीगल, ध्यान रखना ये टर्म को, इलीगल है। इलीगली क्या कर रहे हैं हम, कैप्चर कर रहे हैं या किल कर रहे हैं या जो एनिमल्स है उन्हें हंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो है ना कि जो गवर्नमेंट है उनके हिसाब से तो इलीगल है, लेकिन हम जो है ये काम करेंगे, राइट। हमें जो है उनकी एनिमल्स की स्किन की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, वो काफी जो है वैल्यूएबल है, तो हम जो है हम पोचिंग करेंगे। तो जो पोचिंग है वो भी आपके इन्वायरमेंटल क्राइसिस का एक पार्ट है, या उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला एक फैक्टर है। क्यों, देखो पोचिंग होगी, आप इल्लीगली काम कर रहे हो, अगर इल्लीगल है वो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उसको जो है ये बोला होगा कि पोचिंग इज एन इल्लीगल पार्ट, या इन एनिमल्स को हमें जो है सेफली रखना है। उसका रीजन ये है कि आज की डेट में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पर है, राइट, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, और अब जो है कुछ टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर जितना बचा है उसको अगर हमने सेव करके नहीं रखा तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज या एंडेंजर्ड एनिमल बन चुके हैं, और अब अगर जो बच्चे कुछ टाइगर है अगर उन्हें हम जो है सेफ नहीं रखेंगे तो उनके वो जो है वो एक्सटिंक्ट भी बन जाएंगे, राइट। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है ये लीगली मना करके रखा है, या बोला गया है, या ये लॉज है कि ये सारी चीजें नहीं की जा सकती। जैसे कि जो टाइगर है उसकी स्किन, उसकी बोन्स, उसके टीथ और उसके जो और भी चीज है वो सब कुछ जो है बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है एक ह्यूमन के लिए। लेकिन ये सब कुछ होने की वजह से ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर बैन लगाया है, अदरवाइज जो टाइगर्स हैं वो बचते ही नहीं है, राइट। तो इसलिए जो है ये बैन लगाया गया। तो अब अगर हम जो है टाइगर को अगर किल कर रहे हैं या उसको हंट कर रहे हैं तो वो किस चीज, वो क्या है, वो एक पोचिंग है, ठीक है, मतलब कि हम इल्लीगल काम कर रहे हैं। ड्यू टू दिस मेनी एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, पोचिंग की वजह से क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटेंशन के वर्ज तक पहुंच चुके हैं, ओके। The excessive hunting and killing of animals result in serious ecological imbalances. जो excessive hunting और killing है animals का, वो किस चीज को लीड कर रही है, सीरियस इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, ठीक है। मतलब कि जब आपके बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारी स्पीशीज जो है वो आपके इकोसिस्टम से अगर बाहर जाएंगी तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होना ही है, ठीक है। Thus, in order to save the rare species such as tiger, Asian elephants, grevy's zebra, etc., more sanctuaries and national parks are to be set up. There is also need for various environmental legislations like Endangered Species Act in the USA that imposes strict penalties on the lawbreakers, ठीक है। तो ये जो है अब क्या नीड है कि सेंचुरीज बनाई जाए, नेशनल पार्क्स बनाए जाए, और कुछ जो है लेजिस्लेशन सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन बनाए जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, ठीक है, ये बनाया गया था। तो उसमें अगर किसी ने भी इसके अगेंस्ट गए,
अगर वो लॉ के अगेंस्ट गए तो बहुत ही ह्यूज स्ट्रिक्ट पेनाल्टी जो है उन पर इम्पोज की जाएगी। तो अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारे लॉज रहेंगे तो कोई भी जो है इलीगल वर्क करने नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है पोचिंग को रोकना जरूरी है। ओके, अब आता है हमारा 10th वाला, दैट इज आवर लास्ट वन, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे थ्रेट है? बिल्कुल थ्रेट है। आपकी जो पूरी ग्लोब है वो क्या हो रही है? वार्म हो रही है, राइट। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, ओके। और जो राइजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ठीक है। जैसे कि एक सब्सटैंशियल राइज देखने को मिल रहा है हमें सी वाटर में, ठीक है। तो ये जो राइज इन सी वाटर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर कैलामिटीज है, ठीक है, ह्यूरिकेन्स, फ्लड्स, ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो सी आइज है वो मेल्ट हो रही है, तो वो जो जिस भी पर्टिकुलर स्पीशीज का हैबिटेंट है वो एकदम किस वर्ड्स पर पहुंच रहा है? एक्सटिंक्ट होने के वर्ड्स पर पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स, ठीक है। जो पोलर बियर्स हैं वो उनका जो हैबिटेंट है वो क्या है? सी, आइज सी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइज सी है, सॉरी सी आइज है, आई एम सो सॉरी, सी की जो आइज है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी आइज है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। वो मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलर बियर्स है उनका जो हैबिटेंट है वो खत्म हो रहा है। अब उनका हैबिटेंट ही नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये एक थ्रेट है उन पोलर बियर से, पोलर बियर के जैसे बहुत सारे स्पीशीज के लिए। और साथ ही साथ में ये जो सी लेवल में हमें राइज देखने को मिल रहा है ये भी बहुत सारे हम बोलेंगे कि कैलामिटीज को जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द फिनोमेना of sustained increase in global temperature due to environmental pollution and deforestation, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि ये जो है एक सस्टेन्ड इंक्रीज दिखा रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में, किसकी वजह से? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट इंक्लूड पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होती है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे मेजर प्रपोर्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। और डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं तो क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, राइट। तो इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन है वो इसमें इंक्लूडेड है। और जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड और भी चीजें, क्लोरीन। जो ग्रीन हाउस गैसेज है मेन मेड क्लोरीन टाइप का है कुछ, ओके। तो ये आपका एड ऑन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज है वो क्या इंक्रीज कर रहा है? वो आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस राइज इन टेम्परेचर एक्सेलरेट्स द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस दैट फर्दर लीड्स टू द राइज इन द सी लेवल, ठीक है। पोलर आइस जो है, ठीक है, वो जो सी आइस में बोल रही हूं उसको मेल्ट कर रहा है और इसकी वजह से जो है सी लेवल राइज हो रहा है। Thus the incidence of natural calamities rises due to disturbed ecological balance, thereby posing a threat to ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ये जो है सी लेवल में जब इंक्रीज हो रहा है तो वो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस है नेचुरल कैलामिटीज को इंक्रीज कर रहा है और अल्टीमेटली नेचुरल कैलामिटीज इंक्रीज हो रही है, मतलब कि ह्यूमन लाइफ पर थ्रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक काफी हम बोलेंगे कंसर्निंग मैटर है और सिर्फ ये हमारी कंट्री के लिए नहीं बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड जो है कंसर्निंग मैटर है। तो इसे कंट्रोल करना जरूरी है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? अफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारी चीजें, ठीक है, जिसकी वजह से वो ना हो। ओके, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा जो ये क्वेश्चन था बहुत ही बड़ा सा जो क्वेश्चन था ये, और जो हमारे ये सारे क्वेश्चंस थे इस पार्ट में जो हमने 5 क्वेश्चंस किया, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और चीज सीख लेते हैं और वो ये है कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है magnetbrains.com, ठीक है। आप ये सर्च करोगे तो जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट हम लोग
लोग देख सकते हैं, इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास फर्स्ट तक के सारे ऑप्शंस हैं। जिस भी क्लास के आपको पढ़ना है, जिस भी क्लास का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस पर क्लिक करना, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे कि क्लास 12th हमारे सामने ओपन है, तो क्लास 12th की जितनी भी प्लेलिस्ट है ये सारी हमें विजिबल है, ठीक है। अब इसमें आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, बहुत ही इजीली हमें दिख रहा है। यहाँ पर वॉच नाउ का ऑप्शन है, इस वॉच नाउ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस का ऑप्शन है, राइट। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे टॉपिक्स है, जो सारे चैप्टर है, वो उनके अंदर के जो टॉपिक्स है वो आपको बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद में जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने से जो सारी उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ओवरव्यू आप देख सकते हो, इस ओवरव्यू पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन साइड आप ऑप्शन देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो का। इफ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो इस पर क्लिक करो, इफ नेक्स्ट नहीं देखना तो यहाँ से कैंसिल करो, और जो इसको कैंसिल करने से जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर करना है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और चीज जो आप लोगों को करनी है वो ये है कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सिर्फ यही नहीं सारे वीडियोस को, जिससे कि आपके जैसे और भी जो लोग हैं सभी के पास में बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए। और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों के पास में जो है टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। एंड लाइक तो कर ही देंगे आप लोग, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है और जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपना पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।